हेलो एवरीवन, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के सेंटअप के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए संस्कृत का 1 से लेकर 40 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर लिए हैं। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके 10वीं कक्षा के सेंटअप के एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा। यदि आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके भी सेंटअप के एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये सेंटअप एग्ज़ाम पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि युवती पद में कौन सा सही स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि युवत एक शब्द होता है जिसमें डिस नामक प्रत्यय मिलकर इसे युवती बना देता है। तो युवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो डिस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मानव प्लस अत्व से कौन सा सद बनेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानवत्वम बन जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए कि कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, मतुप प्रत्यय में किसी भी शब्द के अंत में मान जुड़ता है, जैसे शक्तिमान, वर्धमान, ये सभी के सभी शब्दों में मतुप प्रत्यय लगा होता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि आ प्लस गम प्लस लप से कौन सा पद बनेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आगतम बनेगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था कि जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो एक वचन के रूप में जी का ये हो जाएगा जयतु। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अहम पद का मूल रूप क्या होता है। और यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग 10वीं कक्षा के हर एग्जाम में एक बार ये जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अहम पद का जो मूल रूप होता है वो अस्मद होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था कि किस पद में उत उपसर्ग नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हालांकि उद्भवम, उत्साह, उद्बोधनम, ये सभी में उत उपसर्ग तो लगा हुआ है, लेकिन उपर्युक्त में उत उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। कहता है कि दुग्धात नवीनतम जायते वाक्य में दुग्धात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनिकर्तुः प्रकृति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद में कहता है कि घोटक तीव्रम धावती, यानी घोड़ा जो होता है वो काफ़ी ही तेज दौड़ता है। वाक्य में तीव्रम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र के माध्यम से हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा जी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्रिया विशेषणे द्वितीय। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पार्वती परमेश्वरम। उसके बाद में कहता है गंगाया समीपम का समस्त पद क्या हो जाएगा। गंगाया समीपम का जो समस्त पद हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा गंगा तीरम, यानी गंगा के नज़दीक, यानी गंगा के समीप। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि किस पद में व्यंजन संधि है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, जैसे कि दिगंबरः। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नैनम में कौन सा संधि है। देखिए, नैनम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनाएंगे, ने जुड़ अनम बनाएंगे। तो ने जुड़ अनम ये आपका स्वर संधि होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सदैव में किन वर्णों की संधि होती है। तो देखिए, सदैव में सदा जोड़ एव। तो सदा जोड़ एव से कौन कौन सा वर्ण मिला है, सदा यानी आ, एव यानी ए।
तो इसमें आ प्लस ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, आज दुनिया की अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि आज दुनिया के अनेक राज्यों में लगातार शीत युद्ध चल रहा है। यानी शीत युद्ध किसे कहते हैं, 12वीं कक्षा में भी बायोलॉजी में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है। तो जब दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति लगातार बनी रहती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, ऐसे स्थिति को ही शीत युद्ध कहते हैं। और आज पूरे दुनिया में अनेक राज्यों में शीत युद्ध लगातार चल रहा है। उसके बाद में कहता है विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 57 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बड़े बड़े विध्वंसक अस्त्रों से आखिर मानवता के नाश होने का ही भय है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि कर्ण शक्र को छठी बार क्या देना चाहा। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अग्निष्टोफलम। उसके बाद में हालांकि अग्निष्टोफलम देते भी हैं तो भी शक्र क्या करते हैं, नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, यानी हमें नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देखिए, कहता है कर्णस्य दान वीरता पाठ में भगवान किम इच्छसि किसका कथन है। यानी कर्णस्य दान वीरता पाठ में कहने वाला जो कथन है भगवान किम इच्छसि, यानी भगवान आपको क्या चाहिए, यह कथन कौन बोलता है, तो कर्ण बोलते हैं। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है शिक्षा क्षयम गच्छति, यानी शिक्षा जो है कुछ हद के बाद चल जाती है, रिक्त स्थान में उचित पद में क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 60 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, काल पर्याप्त, यानी समय के बीतते ही शिक्षा भी नष्ट हो जाती है। हालांकि ये भी जो कथन है ये शैलराज के नरेश शैलराज को कौन कर रहे थे, तो अंगराज कर्ण कर रहे थे। उसके बाद में है कि जिसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छल पूर्वक दान में ले लिया था, तो कौन लिया था, तो शक्र लिया था। और शक्र किसका नाम है, तो भगवान इंद्र का नाम है। उसके बाद में कहता है कि व्याघ्रपति कथा में किसके दुष्परिणाम को वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याघ्रपति कथा में मनुष्य के लोभ का दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि व्याघ्रपति कथा का बाघपति को कहाँ मिलता है। तो तालाब के किनारे मिलता है कि नदी के किनारे मिलता है। यदि आप इसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तालाब के किनारे मिलता है। उसके बाद में कहता है अग्निष्ट के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अशुभ माना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भागे न तवस्व भवती किसका कथन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये पथी का कथन है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए, मंदाकिनी वर्णक पाठ में विचित पुतलिना किसका विशेषण है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना जी, वो क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से ली गई है। आशा करते हैं आप इसका आंसर जरूर जानते होंगे। देखिए रघुवंश महाकाव्य है जो एक रामायण का अंश है, उसी में मंदाकिनी नदी के बारे में भगवान राम और लक्ष्मण के साथ सीता उसी नदी को मंदाकिनी नदी के पास एक चित्रकूट नामक जगह है जहाँ पे वो स्नान करते हैं, जहाँ पे सीता अधिक दिनों तक सुरक्षित रही थी। उसी स्थान को चित्रकूट कहा गया है। और ये मंदाकिनी नदी का जो पाठ है वो रघुवंश महाकाव्य से भी लिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि किस काल में अनेक कुरीतियाँ भारतीय समाज को दूषित कर रही थी। तो ये जो क्वेश्चन है स्वामी दयानंद पाठ से लिया गया है और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्यकाल में। उसके बाद में क्वेश्चन 69 कहता है कि किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन 69 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षा संस्कृत शिक्षा से ही मूल शंकर यानी जिसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा, उनकी शिक्षा दीक्षा चालू की गई थी। क्वेश्चन 70 कहता है स्वामी दयानंद के वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की गई है। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद के वेद भाष्य की जो रचना है वो संस्कृत और हिंदी भाषा में की गई है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन में 71 को देख लीजिए। 71 नंबर सवाल कहता है स्वामी दयानंद के आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं और इसकी जो रचना की गई थी
वो बम्बई नगर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है स्वसुरः का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वश्रु हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि सर्वतः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 73 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रल। त्रल प्रत्यय में किसी भी शब्द के अंत में जाकर दो गो विसर्ग लग जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए कि सतरी प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा पद बना है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गच्छन जो बना है ये सतरी प्रत्यय मिलने के बाद बना है। उसके बाद में कहता है कि पिता किस शब्द का रूप है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पितरी का। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि पुल्लिंग आकारांत शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये चारों ऑप्शनों को देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि इसमें विश्वप्पा एक शब्द दिया गया है। यह एक आकारांत पुल्लिंग शब्द भी है और यही है आपका क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 77 को देखें तो कहता है वारन जिसको रोकना कहते हैं अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छित वस्तु में प्रयुक्त कारक कौन सा है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जी, करण कारक है। उसके बाद में कहता है कि काल और मार्ग के अंत संयोग करने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तृतीया विभक्ति होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए। कहता है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जिस समासिक शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उस समास को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ओ हो जाएगा, यानी जब उ को और अ के साथ मिला देते हैं तो ये बनता है ओ। तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए होगा यानी ओ। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि आतप का अर्थ क्या होता है? दोस्तों क्वेश्चन 81 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धूप होता है। आतप का अर्थ क्या होता है जी? तो धूप होता है। उसके बाद में कहता है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए थे? तो राम प्रवेश राम जो बिहार राज्य के एक भीखन टोला नामक गांव है जहां का रहने वाला एक दलित दुबला गरीब सा लड़का है और यह जो है शिक्षा को परम गति मानकर और लगातार परिश्रम करने में जुट जाता है। अगला सवाल कहता है कि पुस्तक कागार का पर्याय क्या है? देखिए क्वेश्चन में 83 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जी, पुस्तकालय। उसके बाद में कहता है कि पराक्रम किसका नाश करता है? देखिए पराक्रम जो है ये किसका नाश करता है? तो ये करता है अनर्थ का नाश। उसके बाद में कहता है धर्म की रक्षा किससे होती है? देखिए धर्म की रक्षा किससे होती है? तो उसमें बताया गया कि सत्येन धर्मो रक्षते, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। और विद्या योगेन रक्षते, और लगातार योग करने से विद्या की रक्षा होती है। मृज्या रूपम रक्षते, और यहाँ पे मृज्या यानी श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है। और कुल वृतेन रक्षते, और संस्कार से पूरे कुल भर की रक्षा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा जी, यानी सत्य से। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86 को देख लीजिए। क्वेश्चन 86 कहता है महाभारत के उद्योग पर्व से निम्नलिखित में से कौन सा पाठ संकलित है? तो देखिए महाभारत के उद्योग पर्व से जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो संकलित पाठ है उसका नाम है नीति श्लोका, जिसके रचनाकार महर्षि भास हैं। और इसमें विदुर नीति के द्वारा विदुर नीति संकलित एक महाभारत का ही छोटा सा अंश है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 87 कहता है शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजे करते थे? तो देखिए क्वेश्चन 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर तमाम स्टूडेंट यानी शिष्यों को अपने अपने घर भेज देते थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है कि अग्नि स्थापन कर्मकांड किस संस्कार में होता है? अब देखिए आपको बताना होगा कि अग्नि
कर्म अग्नि स्थापन कर्मकांड जो होता है वो किस संस्कार में होता है, तो ये होता है विवाह संस्कार में। और यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में एक सवाल ही पूछे गए थे कि सप्तपदी किस समास किस संस्कार में होता है, तो ये किस में होता है, तो ये भी होता है विवाह संस्कार में। उसके बाद में कहता है कि मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कार पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मृत्यु के बाद केवल और केवल एक संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि संस्कार कितने हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में बताया गया है कि 16 संस्कार भवंती, यानी संस्कारों की संख्या 16 होती है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है कि भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं। तो देखिए आप सभी यदि भारत महिमा पाठ को पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है, जिसमें 2 भागवत पुराण और 3 पद विष्णु पुराण से लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग 92 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है गिरी प्लस ईसह से कौन सा पद बनेगा। देखिए गिरी प्लस ईसह से जो पद बनेगा जी वो गिरीश बनेगा। क्या बनेगा जी, गिरीश बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गिरीशः। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 कहता है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जगत जोड़नाथ, और जगत जोड़नाथा है ऑप्शन डी में। अतः क्वेश्चन नंबर 93 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि किस समास के दोनों पद एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन की होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्मधारय समास में जो होता है दोनों पद एक ही विभक्ति और एक ही वचन की होती है, यही कारण है कि इसे हम लोग कर्मधारय समास ही कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि तपोधनम में कौन सा समास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तपोधनम का मतलब होता है कि तप है जो धन, यानी तप से जो धन मिलता है तपोधनम कहते हैं। यह एक तत्पुरुष समास है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 को देखिए कहता है प्राचीन कालात का सही विग्रह क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन कालात के मतलब होता है कि प्राचीन काल का, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, प्राचीन कालम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 को हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है निरोग में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी को तो मालूम होगा कि उपसर्ग हम लोग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, जैसे कि निरोग, और निरोग में लगा हुआ है नि उपसर्ग, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है गायत्री में कौन सी धातु लगी हुई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें लगा हुआ है गय धातु, यही कारण है कि क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गय। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 99 कहता है क्रीडामी किस धातु का रूप है। देखिए क्रीडामी का मतलब होता है कि हम क्रीडामी, ठीक है जी, मैं खेल रहा हूँ या मैं खेलता हूँ। तो क्रीड का मतलब होता है खेलना। क्रीड एक मूल धातु है और इसी से बनता है क्रीडामी। तो कहता है कि क्रीडामी किस धातु का रूप है, तो क्रीड का हो जाएगा। और इसके बाद में इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि चल प्लस कात्वा से कौन सा पद बनेगा। तो देखिए चल प्लस कात्वा एक प्रत्यय है, तो कात्वा का क्या होता है कि क और आधा त और व लोप हो जाता है और इसमें आधा त व का वाज जुड़ता है। तो जब चल में कात्वा जुड़ेंगे तो चलितवा हो जाएगा, और चलितवा है ऑप्शन ए में दिया हुआ, यही कारण है कि क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस प्रकार से हम लोग सेंटम एग्जाम पेपर में संस्कृत का पूछे गए 1 से लेकर 100 तक के 2 वीडियो के माध्यम से तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर लिए हैं। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने वाले हैं 10वीं कक्षा के सेंटम के एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा 2023 की तैयारी बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल
मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही questionforexam.com पे यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस चैनल पे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का तमाम सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।